भारत का संवैधानिक विकास सबसे पहले हम लोग इसको दो पार्ट में बांट कर पढ़ेंगे। पहला ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत और दूसरा ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। ठीक है, तो चलिए नोट डाउन करते रहिए। भारत का संवैधानिक विकास, भारत का संवैधानिक विकास। हम लोग इसको दो पार्ट में बांट के पढ़ेंगे। पहला हो गया आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत। दूसरा आपका हो गया ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। ठीक है, तो भारत का संवैधानिक इतिहास हम लोग दो पार्ट में बांट कर पढ़ेंगे। पहला ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत और दूसरा ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पहला है रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसके बाद चार चार्टर है। चार्टर चार चार है। 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 चार्टर एक्ट, 1833 चार्टर एक्ट और 1853 चार्टर एक्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश संसद से 20 साल के लिए छूट दिया जाता था, उसी को चार्टर एक्ट कहते हैं। चार्टर एक्ट 20-20 साल का होता था। ठीक है, तो तीसरा कौन है? 1793 चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853। सब में 20-20 जोड़ लेंगे, प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20। ये हो गया आपको ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत। भारत का संवैधानिक विकास जो हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, पहला रेगुलेटिंग एक्ट, दूसरा पिट्स इंडिया एक्ट, तीसरा चार्टर एक्ट, चौथा 1813 का चार्टर एक्ट, पांचवा 1833 का चार्टर एक्ट, छठा हो गया आपका 1853 का चार्टर एक्ट। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। ये भी अभी नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद बारी बारी पढ़ेंगे। ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आपका हो गया पहला भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1858। इसके बाद भारत शासन अधिनियम के बाद भारत परिषद अधिनियम तीन देखेंगे, 1861, 1892, 1909। ये तीनों भारत परिषद अधिनियम है। तो दूसरा आपका हो गया भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम 1861। तीसरा आपका हो गया भारत परिषद अधिनियम 1892। चौथा आपका हो गया भारत परिषद अधिनियम 1909। उसके बाद फिर आ जाएगा भारत भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1919। फिर भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935। और लास्ट में हम लोग जाके पढ़ेंगे भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारत स्वतंत्रता अधिनियम, इसी अधिनियम के तहत भारत जो है, हमारा भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। कमेंट में बताए वो उस दिन कौन सा दिन था। भारत शासन अधिनियम 1947, इसी दिन भारत जो है 15, इसी अधिनियम के तहत 15 अगस्त 1947 को हमारा देश भारत ब्रिटिश के चंगुल से मुक्त हुआ था। और कमेंट में बताए वो दिन कौन सा था। तो चलिए सबसे पहले हम
ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को एक फिल्म के स्टोरी के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पढ़ने से पहले इसके पृष्ठभूमि को देख लेते हैं। इसका बैकग्राउंड क्या था तो देख लेते हैं। सबसे पहले 23 जून 1757, 23 जून 1757 पलासी की लड़ाई, बैटल ऑफ पलासी। 23 जून 1757 डेट याद कर लेंगे, एग्जाम में डेट दे के पूछता है। 1757 ना देके पूरा डेट दे देता है, तो इसलिए हम कोई भी क्वेश्चन डेट के साथ याद करेंगे। तो पलासी की लड़ाई 23 जून 1757। पलासी के मैदान है, चारों तरफ से धूल गर्दा उड़ रहा है। एक तरफ से ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना और दूसरी तरफ बंगाल के नवाब सिराजुद्दीन दौला की सेना तपती हुई धूप में, जून का महीना है, लड़ने के लिए बेताब है। एक युद्ध का शुरुआत हो जाता है, विश्वासघात भी होता है और अंत में अंग्रेज विजयी होते हैं। अंत में कौन विजयी होता है? अंग्रेज। विजयी अंग्रेज। ठीक। इस 23 जून 1757 पलासी की लड़ाई जीतने के बाद अंग्रेज का जो है बंगाल में प्रभाव बढ़ जाता है। और यह कहानी यही समाप्त नहीं होती है, फिर से 22 22 अक्टूबर 1700 1764 22 अक्टूबर 1764 बक्सर की लड़ाई होती है। इसका भी डेट याद करेंगे, 22 अक्टूबर 1764 बक्सर की लड़ाई, डेट के साथ याद करेंगे। गांधी जी का जन्म वाले डेट में ही 2 अक्टूबर गांधी जी का जन्म और 22 अक्टूबर बक्सर की लड़ाई होती है 1764 में। इस समय ब्रिटिश सेना का सामना करने के लिए तीन शक्तियां एक तरफ थी और ब्रिटिश ब्रिटिश सेना एक तरफ थी। बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दीन दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, तीनों की सेना एक तरफ और अंग्रेजों की सेना एक तरफ। युद्ध का निर्णय यह होता है कि इसमें भी अंग्रेज विजयी होते हैं। इस तरह से अंग्रेजों का जो है प्रभाव बंगाल, बिहार और उड़ीसा में पूरी तरह से स्थापित हो जाता है। बक्सर की लड़ाई जीतने के बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अंग्रेज जो है पूरी तरह से अपना प्रभाव स्थापित कर चुके हैं। इनके पास अब सत्ता भी है, पैसा भी है। कहा जाता है जहाँ पे सत्ता और पैसा दोनों एक साथ आ जाए तो एक नया चीज का जन्म होता है और वो है भ्रष्टाचार। तो सत्ता सत्ता मिलने के बाद इनके पास पैसा भी आने लगा। इस तरह से वहां पे भ्रष्टाचार बढ़ गया, सुविधाएं अव्यवस्थित हो गई। भ्रष्टाचार बढ़ने का कारण था अंग्रेज जो है रिश्वत लेने लगे, निजी व्यापार करने लगे। जो कंपनी के कर्मचारी थे वो दिन पे दिन अमीर होने लगे। नतीजा यह हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वह खुद आर्थिक संकट में से जूझने लगी। इसको देखते इसको देखते हुए लंदन में ब्रिटिश संसद पूरा चिंतित हुए और उन्होंने एक मीटिंग बुलाई। मीटिंग में यह निर्णय लिया गया कि अगर अभी ईस्ट इंडिया कंपनी पे कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो हमारे हाथ से भारत की सत्ता, वहाँ की शासन करना और हमारा प्रतिष्ठित वगैरह भी लूट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। सालों साल हमारा मेहनत किया हुआ पानी फेर जाएगा। तो वहीं पे एक मीटिंग में अंग्रेज संसद होके चिल्लाने लगता है, खड़ा होके चिल्लाने लगता है। अब लगाम लगाने का सही वक्त है ईस्ट इंडिया कंपनी पे। तो इसके तहत उन्होंने एक कानून पारित किया, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। उस कानून को हम किस नाम से जानते हैं? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773
का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट वहां पे पारित हो जाता है। इसमें क्या क्या बदलाव हुआ, चलिए वो देखते हैं। तो सबसे पहले बदलाव किया गया, सबसे पहले इसमें बदलाव किया गया, जो बंगाल का गवर्नर था वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाने लगा। इसमें जनरल पद को जोड़ दिया गया। जो बंगाल का गवर्नर था इसको क्या कहा जाने लगा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। क्या क्या बदलाव हुए, तो पहला बदलाव गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया। बंगाल का जो गवर्नर था उसको पूरे बंगाल का गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाने लगा। दूसरा, वारेन हेस्टिंग्स को इसका गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। वारेन वारेन हेस्टिंग्स को इसका गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वारेन हेस्टिंग्स को नियुक्त किया गया। उसके बाद वारेन हेस्टिंग्स के मदद के लिए 4 कार्यकारी परिषद की स्थापना की गई। इसका मदद करने के लिए, हेल्प करने के लिए 4 कार्यकारी परिषद की स्थापना की गई। 4 कार्यकारी परिषद की स्थापना की गई। परिषद। तीसरा, मुंबई और मद्रास। तीसरा जो है मुंबई और मद्रास को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। यानी कि मुंबई और मद्रास में जो भी युद्ध या शांति का निर्णय ये खुद न लेकर अब इनका फैसला बंगाल से लिया जाने लगा। मुंबई और मद्रास को बंगाल के अधीन कर दिया गया। चौथा, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। ठीक, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होने के बाद ब्रिटिश संसद जो है उन्होंने एक नियम निकाला कि अब जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी रिश्वत लेते थे या निजी व्यापार करते थे उस पर रोक लगा दिया गया। रिश्वत और निजी व्यापार पर रोक। रिश्वत और निजी व्यापार पर रोक लगा दिया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि लास्ट में ये पूरी तरह से बौखला गए। इसका परिणाम यह हुआ कि वारेन हेस्टिंग्स और कार्यकारी परिषद के बीच हमेशा वाद विवाद होते रहता था। ठीक, उसके बाद देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय और अधिकार। सर्वोच्च न्यायालय और वारेन हेस्टिंग्स का जो अधिकार क्षेत्र था वो पूरी तरह से स्पष्ट नहीं था। तो आगे देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय और वारेन हेस्टिंग्स का अधिकार जो था पूरी तरह से स्पष्ट नहीं था। भारत में भारत में जो है इसका क्या परिणाम पड़ा, भारत में जो है केंद्रीय प्रशासन का नींव पड़ गया। केंद्रीय प्रशासन पूछ देगा किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत में केंद्रीय प्रशासन की स्थापना हुई। केंद्रीय प्रशासन की स्थापना प्रशासन की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुआ। इस तरह से भारत का संवैधानिक विकास का पहला सीढ़ी 1773 रेगुलेटिंग एक्ट को माना जाता है।
इसके आगे हम लोग 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1793 चार्टर एक्ट, 1813 चार्टर एक्ट, 1833 चार्टर एक्ट, 1853 चार्टर एक्ट। इसके अलावा ब्रिटिश क्राउन क्राउन के अंतर्गत भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को पढ़ेंगे, जिससे हमारा देश आजाद हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें। धन्यवाद।